हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन कहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं जेटेट और सीटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट मैं आपको करवाता हूँ। उसके बाद आप उसका एमसीक्यू कराता हूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटे छोटे गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि दोस्तों, क्वेश्चंस को आपको दिल दिमाग दोनों से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप एक बार पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बताऊंगा कि आप दूसरा बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे आप आंसर को सही चूज नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि यहाँ पे आप एक बार पढ़ें और उसका ऑप्शन में आप 4 बार पढ़ रहे हो तो आपका टाइम बर्बाद होगा। ऑप्शंस को 4 बार पढ़ने से अच्छा ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस को ही 2 बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी टीचर, जब छोटा छोटा बच्चा लोग कुछ गलती करता है तो टीचर्स के अंदर में क्या होता है ना कि चिड़चिड़ाना भाव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्या रीजन है इसका? पहला बात तो यह है कि आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में टीचर को नहीं गुस्साना है। अगर छोटा छोटे गलतियां स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं तो आपको उस गलतियों को कैसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आप चिड़चिड़ाना और गुस्सा आप नहीं कर सकते हो। ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार आधार पे है। तो इसका ऑप्शंस क्या है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो एक टीचर जब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पर नहीं पढ़ा पा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। संवेगात्मक क्या मतलब होता है? संवेगात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि संवेग मतलब प्यार, क्रोध, गुस्सा, ये सब को हम लोग संवेगात्मक के अंदर में डालते हैं। तो इसका मतलब उस टीचर के अंदर में संवेगात्मक एक्टिविटी जो है वो बैलेंसिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसकी मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में निम्नों में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एनसीएफ 2005, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एनसीएफ 2005 को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ। अगर आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का कंटेंट आपको करवाता हूं पहले, उसके बाद एमसीक्यू में आता हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, या तो प्लेलिस्ट में जाके एनसीएफ 2005 के बारे में पहले जान लीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। नेक्स्ट, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुतियों प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका 2 नंबर, क्योंकि एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारतीय विद्यालय शिक्षा संबंधी, या तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है जो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां बच्चा लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसा एनवायरमेंट जहाँ पे उनके अनुभवों एवं भावनाओं की उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। दोस्तों, एक बच्चा सबसे ज़्यादा लर्निंग उसका इफेक्टिव रहता है जहाँ पे उसका डिमांड रहे, उसका वो जो चीज़ कर रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाए। मतलब उसके अनुभव जो वो जो भी कर रहा है उसके अनुभव तथा भावनाओं का
उचित स्थान मिले, वो जो चीज़ तो कर रहा है हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ले कि ना तुम सही कर रहे हो, अपना फ्रीडम के साथ वो अपना एक्सपीरियंस को या और उसका जो जो चीज़ वो सोच रहा है, जो भावनाएं हैं, उसको उचित स्थान मिले उसके हिसाब से। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत क्या है? अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज पहले आप जब तक नहीं देखोगे यार, कंटेंट क्लियर नहीं रहेगा, आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। और एक बार अगर आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा, आप दुनिया के कोई भी कोने से एमसीक्यू आपको दे दिया जाए, आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं और विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा पॉइंट है जो विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से ये चारों में से सी पॉइंट जो है, विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सभी के विकास दर समान नहीं होते हैं। दोस्तों मैं जब अब डेवलपमेंट चैप्टर को जब मैं आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 में, वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ कि विकास का जो रेट है, जो दर है, जो हार है, वो हर एक बच्चा में अलग है और हर एक स्टेज में भी अलग रहता है। हर एक बच्चा में इसीलिए अलग रहता है, उसमें बहुत सारा प्रभाव इम्पैक्ट होता है। जैसे उसका किसी का आनुवंशिक प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का पौष्टिक खाना का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे कॉज रहता है जो आपका विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं। विकास दर हमेशा अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चे का अलग अलग स्टेज में। इसलिए इसका आंसर नंबर होगा पॉइंट नंबर 3। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। यह विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेती प्रतीत होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी पाठ में इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? पहला यह है कि शिक्षण विधि को बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा में कक्षा से चले जाएं, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो दोस्तों अगर बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं और उसका मन नहीं लग रहा है तो सिंपल सा चीज़ है, एक ही प्रॉब्लम है कि आपका पढ़ाने का जो विधि है आप उसको चेंज कीजिए। क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 सारे में एक ही स्टेटमेंट बताया गया है कि बच्चे के अनुसार आपको पढ़ाना है। अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो आप कहानी सुना के उसको पढ़ाइए, उसको खेल के माध्यम से पढ़ा सिखाइए, करके सीखने के विधि को अपना के उसको सिखाइए। तो एक नंबर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षण विधि को आपको बदलना पड़ेगा, जिसमें बच्चा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, उनका रुचि बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए संगीत, कहानी कहानी कह के नाटक कला, शिल्प, खेल इत्यादि जैसे गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। दोस्तों कहानी, संगीत, नाटक, कला, शिल्प, खेल, ये सब प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पे। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ये बोलता है कि बच्चा को अगर खेलने का मन है तो वो खेल सकता है, आप उसको नहीं पढ़ा सकते हो। इसीलिए सारे चीज इंक्लूड रहना चाहिए, गाना से लेके, कहानी से लेके, नाटक से लेके, कला से लेके, शिल्प से लेके, खेल से लेके, सारे चीज आपका प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए पॉइंट नंबर 20 का सही आंसर होगा। बच्चा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? कक्षा एक में, एक क्लास स्टैंडर्ड 1 का बच्चा में भाषा कौशल, उसका लैंग्वेज स्किल्स का विकास, लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट किस क्रम में होना चाहिए? पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। या तो ना पहले लिख लेगा, ये तो गलत है, पहले सुनेगा फिर लिखेगा, ये भी गलत है, पहले लिख लेगा। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 कि पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर वो पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखेगा। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। व्यक्तित्व मतलब उसका व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में, ओनली व्यक्तित्व इंडिविजुअल्स केवल आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करता है, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का,
केवल वातावरण का। दोस्तों डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो वर्ड है वो अनुवंशिकता और वातावरण के अंत क्रिया से आता है डेवलपमेंट। और जब तक डेवलपमेंट नहीं आएगा तब तक व्यक्तित्व का परिणाम कुछ नहीं हो सकता है। समझने वाला चीज है, वंशानुगत और वातावरण का अंत क्रिया से बनता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है। विकास विकास जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्तित्व का कुछ परिणाम नहीं होता है होगा। इसीलिए इसका सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर 3, जो कि अनुवंशिकता और वातावरण की अंत क्रिया का है। नेक्स्ट, विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक क्लासरूम में व्यक्तित्व भिन्नता रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट बराबर नहीं है। किसी का तेज दिमाग का है, कोई मंद बुद्धि वाला है, किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है, किसी का कम है, किसी का एवरेज है, कोई पिछले वर्ग से है। इसीलिए उसका व्यक्तित्व भिन्नता अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होता है। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने की विधि अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि सीखने की विधियां अनुभवों और उपलब्ध करना चाहिए। एक क्लासरूम में जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते हर एक बच्चा का क्वालिटी अलग है, तो उस समय आपको सीखने की विधि, जो बच्चा लोग सीख रहा है उसको आपको अनुभवों को उपलब्ध करना पड़ेगा। बच्चा लोग जो सीख रहा है उसको आपको उसको अनुभव का उपलब्ध करना पड़ेगा आपका खुद को। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।